Friends, welcome to the UPSC Analyzer. Maybe you people are not liking the way I am discussing the newspaper. That's why you people are not liking it. I think so. अगर आपको कुछ चेंज कराना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ एडिशन कराना तो वो भी बता सकते हैं, बट अपनी एंगेजमेंट दिखाइए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एनालिसिस। तो आज हम 16 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ी रिलीफ दिया गया है। वो इसीलिए क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर था, जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि आपको एजीआर सेंटर को पे करना है, आपको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करना है, उसके बाद से ये बहुत सारे जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज थी बहुत ज़्यादा डेट लेडन हो गई, उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को आना ही था उनको सेव करने। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स है। तो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजीआर, तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से अब नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ को बाहर निकाल दिया गया है। स्टैट्यूटरी ड्यूज़ जो हैं उसके लिए 4 साल का ब्रेक दिया गया है, मतलब मोराटोरियम की बात की गई है। ऑटोमेटिक रूट से जो एफडीआई है वो 100% कर दिया गया, इससे पहले 49% था। तो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा अगर प्रीपेड से पोस्टपेड पे शिफ्ट कर रही है कोई भी कंपनी, तो उसके लिए कोई भी केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं होगी। बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया वो हम इकोनॉमी के पेज में डिटेल में पढ़ेंगे। तो द यूनियन कैबिनेट वेंसडे अप्रूव्ड रिफॉर्म प्रपोजल्स फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिफॉर्म प्रपोजल्स की बात हुई है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए हैं, कुछ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लिए गए हैं, ताकि जो टेलीकॉम सेक्टर का स्ट्रेस है उसको एलिवेट किया जा सके। एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो कि ऑटोमोबाइल के लिए लॉन्च हुई है, तो वो हम इकोनॉमी पेज में देखेंगे। अब यहाँ पर सेंटर को इन टेलीकॉम सेक्टर को सेव करने आना ही था, क्योंकि बहुत जो कंपनीज थी वो डेट लेडन हो गई थी, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, वो तो काफ़ी ज़्यादा डेट लेडन हो चुकी थी। तो अमंग द स्टेप्स अप्रूव्ड फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, द वन दैट इज लाइकली टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू डेट लेडन कंपनी सच एज वोडाफोन आइडिया। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म वो है कि 4 साल के मोरेटोरियम की बात की गई है, जो भी पेमेंट अराइज हो रहा है सितंबर 1, 2020 से। तो यहाँ पर 4 साल के मोरेटोरियम की बात की गई है। और हम देखते हैं और क्या क्या किया गया है। अ मोरेटोरियम ऑफ 4 years ऑन पेमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम परचेज इन पास्ट ऑक्शंस। इसके अलावा पास्ट ऑक्शंस में जो भी स्पेक्ट्रम लिए गए हैं उसके लिए भी 4 साल के मोरेटोरियम की बात की गई है। लेकिन ये जो भी मेजर्स हैं प्रोस्पेक्टिव है, मतलब आगे से लागू होंगे, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव है, पहले की डेट से लागू नहीं होंगे। जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अब 100% कर दिया गया, इससे पहले वो 49% था। इसके अलावा जो एजीआर की डेफिनेशन है उससे नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये बहुत पहले से कंटेंशियस इशू था, जो एजीआर उसमें नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो सेंटर ने अब नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को उससे बाहर निकाल दिया गया है। सिमिलरली द कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इसके अलावा जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होती है अगर लेट पेमेंट होते हैं स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस की, तो वो क्या होता था, वो मंथली बेसिस पे होती थी, लेकिन अब रिफॉर्म्स के द्वारा उसको अब एनुअल बेसिस पे करने की बात की गई है। और जो भी पेमेंट नहीं हो पाता था उसकी जो भी पेनल्टी और इंटरेस्ट होता था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है बाय द सेंटर। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन सितंबर 1, 2020 सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में ये बोला था, जो भी एजीआर इशू है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, वो टेलीकॉम सेक्टर्स को सेंटर को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी अभी तक उन्होंने पे नहीं किया उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज, तो जो भी नॉन पेमेंट नहीं दिया उस पर भी उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये इंस्टॉलमेंट में वो दे सकते हैं, 2021 इंस्टॉलमेंट शुरू होगी और 2031 तक खत्म होगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ये जो भी रूल्स हैं प्रोसेस ये आगे से लगेंगे, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली लगेंगे। तो although the government has set the 4 years moratorium on payment of AGR dues will respect the Supreme Court judgment, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला जो भी AGR dues की बात की गई 4 year मोरेटोरियम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करेगा, और ये प्रोस्पेक्टिव होगा नेचर में, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। तो कोई भी चेंज नहीं किया गया पास्ट ड्यूज को लेकर। इट विल हैव टू सीक क्लैरिफिकेशन फॉर द एपेक्स कोर्ट। इन इट्स रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वुड हैव टू मेक पेमेंट्स इन ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 10 साल में आप उनको ईयरली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू देना है। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द ड्यू अमाउंट टू अराइजिंग ड्यू टू द मोरेटोरियम। अब 4 साल का जो मोरेटोरियम दिया है और उसके बाद भी अगर ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज नहीं पे कर पाई, तो यहाँ पर एक प्रोविजन ये है, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 4 साल के बाद। अगर उसके बाद भी टेलीकॉम की जो कंपनी वो फेल हो गई पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज है उसको पूरी तरीके से वेव कर दिया गया है, और जो स्पेक्ट्रम है उसका टेन्योर अभी तक 20 सालों का होता था, उससे 30 सालों का कर दिया गया है। और उसके अलावा जो भी पेमेंट करना पड़ता था फ़ी का,
0.5% वो भी हटा दिया गया है। अगर 10 सालों के बाद किसी कंपनी को लग रहा है कि उसे स्पेक्ट्रम नहीं रखना अपने पास, उसे देना है, वो छोड़ना चाहती है, सरेंडर करना चाहती है, तो वो भी कर सकती है, बस उसे एक सर्टेन फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर पेमेंट डिले होगा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का, तो अभी जो उसमें इंटरेस्ट रेट लगता है वो लगता है जो स्टेट बैंक का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है +4%। तो अब उस 4% से 2% कर दिया गया। तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के रिलीफ के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स लिए गए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ट्रिब्यूनल पोस्ट गवर्नमेंट क्लेम्स राइट टू रिजेक्ट एससी फ्लेस चेरी पिकिंग। अब यहाँ पर बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी ये जो ट्रिब्यूनल्स आपने बना रखे हैं लेकिन आप उसमें अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो ट्रिब्यूनल्स बनाने का फ़ायदा ही क्या है। तो यहाँ पर सेंटर ने अपॉइंटमेंट की है लेकिन सेंटर बहुत ज़्यादा चेरी पिकिंग कर रही है, तो ये वाला इशू सामने आया है। तो एक्सप्रेसिंग डिस्प्लेजर एट द अनफिल्ड वैकेंसीज इन वेरियस ट्रिब्यूनल्स, तो काफ़ी ट्रिब्यूनल्स में अनफिल्ड वैकेंसीज है, उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया था। हैज़ द पावर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, जो सेंटर के स्टैंड है कि इट हैज़ द पावर नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस। यहाँ पर सेंटर ने बोला कि उसके पास पावर है कि जो भी रिकमेंडेशन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी द्वारा दी गई है वो सेंटर के पास पावर है कि वो उसको ना भी एक्सेप्ट करे। अब ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इसमें बेसिकली जजेस होते हैं टॉप कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर बताते हुए ये बोला है कि ये जो नाम है उनकी आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हो, जो सेंटर है वो चेरी पिकिंग नहीं कर सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग किसी को रख सकते हो, किसी का नाम हटा सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उन्होंने ये बोला है जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का आया है उसमें सेंटर के पास ये पावर है कि वो अपॉइंटमेंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पर इशू क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम सजेस्ट किए गए थे लेकिन उन नाम्स को क्या किया, जो सेंटर है सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया और वेटिंग लिस्ट वाले नाम सेलेक्ट कर लिए, और जो नाम दिए गए थे सेलेक्टेड लिस्ट को उनको हटा दिया गया था। जैसे कि बाय द अपॉइंटमेंट लेटर विच वर इशूड दे हैव सेलेक्टेड 4-5 नेम्स फ्रॉम द वेट लिस्ट एंड 3 नेम्स फ्रॉम द सेलेक्ट लिस्ट। तो जो सेलेक्ट लिस्ट उनको दी गई थी उसमें से तो नाम सेलेक्ट किए नहीं, वेटिंग लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिए। तो वाइल द सीजीआई टुक एक्सेप्शन द एजी कंटिन्यूड दिस हैज़ बीन हेल्ड। अब यहाँ पर एजी ने ये बोला कि यूपीएससी में भी गवर्नमेंट के पास एंटाइटलमेंट होता है कि वो रिकमेंडेशंस को ना भी एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर सीजीआई ने ये बोला तो फिर आप सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाते हो, वो इतने टाइम काम करती है, फिर वो नाम सेलेक्ट करके देती है, और आपको अगर वो नाम सेलेक्ट ही नहीं करने होते, अपॉइंटमेंट ही नहीं करने होते, तो दूसरे लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करते हो आप। तो आई थिंक वी आर वेरी अनहैप्पी विद द वे द इशूज़ आर गोइंग ऑन एंड हाउ द डिसीजंस आर टेकन। तो यहाँ पर सीजीआई ने बोला कि वो भी जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी थी उसके मेंबर वो भी थे, तो दिस इज़ अ वेस्ट टाइम फॉर अस देन। तो उनके लिए तो वो टाइम वेस्ट हो गया, उन्होंने इतना सोचा करके नाम सेलेक्ट करके दिए होंगे लेकिन सेंटर ने उन्हें सीधे नामों को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ सेड ही वॉज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर द एनसीडीआरसी, और वहाँ पर भी जो लिस्ट दी गई थी उसे ट्रंकेट कर दिया गया और सिर्फ कुछ ही लोगों को अपॉइंट किया गया। आगे हम चलते हैं। नीट स्क्यूड रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था कि नीट एग्ज़ाम से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर पोस्ट नीट और प्री नीट हम देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क पड़ा है। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स जब प्री नीट एग्जाम, मतलब जब नीट के एग्ज़ाम नहीं होता था तब एमबीबीएस में एडमिशन होते थे, तो तब सीबीएसई के स्टूडेंट्स लगभग 0.97% जाते थे मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद 38.84% हो गए। जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो उसमें रिमार्केबल ड्रॉप आया, लगभग 98.23% से 59.41% हो गए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों का आप डेटा देख सकते हैं कि कैसे ये जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं और इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, नीट एग्जाम आने के बाद वो एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज, तो जो बच्चे रूरल एरियाज से हैं, इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से हैं, तमिल मीडियम स्कूल से हैं और उन एफिलिएटेड बोर्ड्स हैं जो कि तमिल एफिलिएटेड बोर्ड है, तो वो नीट एग्जाम के बाद एमबीबीएस में क्वालिफाई करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो पैनल की फाइंडिंग से ये बात पता चली और उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो नीट एग्ज़ाम को स्क्रैप कर देंगे फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस प्रोग्राम्स इन द स्टेट। तो एमबीबीएस प्रोग्राम्स जो भी स्टेट में होंगे उसके लिए वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को नहीं लेंगे, वो अपना 12th की मार्किंग के हिसाब से एडमिशन दिलवाएंगे या फिर जैसे उन्हें करना होगा वो बता देंगे। तो यहाँ पर ये पता चला कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल हु वर अंडर रिप्रेजेंटेड इवन बिफोर नीट्स इंट्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट स्कूल में पहले भी बच्चे जो एमबीबीएस में जा पाते थे वो बहुत कम जा पाते थे, लेकिन जब से नीट एग्जाम आ गया तब से तो और कम हो गया। तो पहले ये 1.12% था गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का, वो 0.16% हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन हो चुका उनका। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी किया था 7.5% का, उसके बाद भी बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं थ्रू द नीट। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो अब नीट एग्जाम को स्क्रैप कर रही है फॉर द एमबीबीएस प्रोग्राम्स इन द स्टेट।
आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जो लोकसभा टीवी और जो राज्यसभा टीवी है उसे मर्ज करके अब संसद टीवी बना दिया गया है। यहाँ पर सेकंड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सब आपको पता होगा। ये जो नेशनल टेरिटरी में अमेंडमेंट हुआ था और उसमें एलजी को ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, तो एनसीटी अमेंडमेंट बिल, ये इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है क्राइम इन इंडिया। तो वाइल देयर इज़ एन ओवरऑल डिप इन द क्राइम रेट इन दिल्ली, तो दिल्ली में वैसे तो ओवरऑल डिप हुआ है क्राइम रेट में, लेकिन उसके बाद भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर कंपेयर करो तो दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर द आईपीसी वह प्लमेट हुए हैं बाई 18% बिटवीन 2019 और 2020, लेकिन उसके बाद भी लगभग पिछले साल 2.4 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं और ओवर 650 केसेस दैट डे वर रजिस्टर्ड बाय द दिल्ली पुलिस। बेंगलोर ने लगभग 19,964 केस किए और मुंबई में 50,000 केस रिकॉर्ड हुए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा केसेस दिल्ली में ही रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा जो 472 केसेस मर्डर के रजिस्टर हुए हैं उसमें ज़्यादातर जो मर्डर हुआ था वो लव अफेयर की वजह से हुआ, नहीं तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से हुआ है। तो यही कॉमन मोटिव्स थे। फॉल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो हाईएस्ट केसेस ऑफ किडनैपिंग है वो दिल्ली में ही देखे गए हैं, उसके बाद मुंबई में और थर्ड नंबर पे लखनऊ में। अब मोर देन 10,000 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड इन द नेशनल कैपिटल लास्ट ईयर। अब हम आगे, वैसे ये हमें अभी नेशनल लेवल का भी पता चलेगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का क्या डेटा है, वो अभी हम देख लेंगे। अब महाराष्ट्र जो है वो लोकल बॉडी पोल्स में ओबीसी कोटा लाना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्क्रैप कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड ओबीसी कोटा इन द लोकल बॉडीज। तो यहाँ पर अब उसके बाद महाराष्ट्र क्या कर रहा है, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ओबीसी कोटा लेकर आ रहा है लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। लेकिन जो इंदिरासानी जजमेंट में ये बात बोली गई थी कि 50% होनी चाहिए सीलिंग, तो वो 50% के एम्बिट में ही होगा ओबीसी को कोटा देने के बाद भी। तो द कैबिनेट टुक द डिसीजन अबाउट मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द लॉ फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन रूरल लोकल बॉडीज़। तो अभी सिर्फ रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए लाया जा रहा ऑर्डिनेंस, और जल्द ही ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी ऐसा ऑर्डिनेंस लाएंगे कि उसमें भी ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। तो ओबीसी को लगभग 27% का रिजर्वेशन देंगे और SC ST के साथ रिजर्वेशन 27% का दिया भी जाएगा। उसके बाद भी ये जो लिमिट होगी ये 50% को एक्सीड नहीं करेगी। इससे पहले इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जो कि ऐसा रिजर्वेशन देते हैं ओबीसी को लोकल बॉडी पोल्स में, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना एंड फ्यू अदर स्टेट्स। दे प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंसेस टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ओबीसीज विद इन द सीलिंग ऑफ 50%। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर CDS ने अफगानिस्तान को लेकर कुछ बातें बताई हैं, तो हम देखते हैं। उन्होंने बोला कि चाइना बहुत जल्दी अफगानिस्तान में स्टेप करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो व्हाट इज़ गोइंग टू अफगानिस्तान सिर्फ समय ही बताएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी होता है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता पहले से, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी जल्दी कंट्री को कैप्चर कर लेगा, लेकिन तालिबान ने कर लिया। ऑन द चेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ही सेड वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ ए जॉइंट वेंचर बिटवीन सिनिक एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर CDS ने एक बहुत बड़ी बात कही है, ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो अब इस्लामिक सिविलाइजेशन की तरफ जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो जो चाइना है वो ईरान के साथ दोस्ती बना रहा है, टर्की की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर सिनिक और इस्लामिक सिविलाइजेशन का हम एक जॉइंट वेंचर देख सकते हैं। तो सिनिक यहाँ पर चाइना को रेफर किया गया है। एंड दे विल स्टेप इन टू अफगानिस्तान इन द ईयर्स टू कम, और आने वाले कुछ सालों में वो अफगानिस्तान में भी स्टेप इन करेंगे। तो यहाँ पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो हम we are heading back to a bipolar or multipolar world, especially the one that is trying to go into a bipolar world, that is China। अब यहाँ पर चाइना बाईपोलर वर्ड की कोशिश कर रहा है कि कैसे बाईपोलर वर्ड हो। अब इंडिया को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेबर्स हैं, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, अब तो अफगानिस्तान भी हो गया जहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ्लेलिंग है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर क्राइम डाउन, क्लैशेस अप इन ईयर ऑफ लॉकडाउन, डेली राइट्स प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज हुई है बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो यहाँ पर ये पता चला सिविल कन्फ्लिक्ट्स में बढ़ोतरी देखी गई है। जो कम्युनल राइट्स हैं वो लगभग 96% इंक्रीज देखा गया है 2020 में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जो कास्ट राइट्स हैं उसमें 50% की वृद्धि देखी गई है, अग्रेरियन राइट्स 38% एंड राइट्स ड्यूरिंग आंदोलन मोर्चा इंक्रीज बाई 33%। अब द नंबर ऑफ केसेज रजिस्टर्ड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स, तो यहाँ पर जो केसेस हैं ये तो कम हो गए, लगभग 2 लाख से ड्रॉप हुआ है, लेकिन मर्डर में भी मार्जिनल इंक्रीज हुआ है सिर्फ 1% का, और जो वायलेंट क्राइम्स हैं वो कम हो गए 0.5% से। लेकिन जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जिसमें सिडिशन वगैरह आता है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें आती हैं, उसमें ड्रॉप देखा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस रिकॉर्ड हुए वो यूपी में हुए, और यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें इंक्रीज देखा गया है। वो इसीलिए क्योंकि जब CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, जब CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस समय जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई तो वहाँ
यहाँ पर क्या किया, यूपी गवर्नमेंट ने सबके खिलाफ केस कर दिया। तो केस करने की वजह से यहाँ पर एनसीआरबी में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं और यूपी में मेजर स्टेट बना है जिसने इंक्रीज देखी है इस कैटेगरी में, जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट बढ़े हुए हैं। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट सेडिशन को भी इंक्लूड करते हैं, इसके अलावा वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, तो ये सब फॉल होता है यूएपीए के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। जो कम्युनल राइट्स हैं वो लगभग 857 केसेस देखे गए हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं एज कम्पेयर टू 438। तो 2019 में कम्युनल राइट्स के केसेस कम रजिस्टर हुए थे, लेकिन 2020 में ज़्यादा हुए हैं। और ये जो भी 2020 के केसेस हैं सब नॉर्थ ईस्ट में जो डेली राइट्स हुए थे, नॉर्थ ईस्ट डेली राइट्स, उसके ही सारे केसेस हैं। बिहार जो है वो सेकंड स्पॉट में विद 117 केसेस, हरियाणा और झारखंड उसके बाद है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। जो फॉल्स और फेक न्यूज़ है उसमें लगभग 219% की 214% का राइज देखा गया है। तो द इंसिडेंट्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स एंड फेक न्यूज़ एंड रूमर्स अ क्राइम अंडर द आईपीसी, उसमें 214% का राइज देखा गया है। और सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ के केसेस थे वो तेलंगाना से आए हैं, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपको हर लिस्ट में कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे तो दिख ही जाएगा। अब डिप इन क्राइम्स रिपोर्टेड अगेंस्ट विमेन। अब यहाँ पर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई उसमें ये दिखाया जा रहा है जो विमेन में केसेस है उसमें डिप देखा गया, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए थे जब पैंडेमिक का लॉकडाउन था, क्योंकि उस समय सब लोग घर पर थे तो उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि लोगों की नौकरियाँ चली गई थी। तो एक्सपर्ट्स हैड वार्न्ड ऑफ एन इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट विमेन। अब एक्सपर्ट्स तो ये वार्न कर रहे थे कि कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से विमेन के अगेंस्ट केसेस बढ़े होंगे डोमेस्टिक वायलेंस के, लेकिन ये रिपोर्ट कम दिखा रही है। वो इसीलिए कम दिखा रही है क्योंकि केसेस बढ़े तो थे लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुए थे। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, अब हम डिस्कस करेंगे, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर पटीदार कम्युनिटी की बात की गई है। तो अभी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर आते हैं वो आते हैं कड़वा सब ग्रुप ऑफ पटीदार्स। तो पटीदार का मतलब वो होता है वन हु ओन्स अ स्ट्रिप ऑफ लैंड, तो वो जो किसी लैंड को ओन करता है। तो मेडाइवल इंडिया में जो मेंबर्स थे कम्युनिटी के, ये जो पटीदार कम्युनिटी के मेंबर्स थे ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडस्ट्रियस मेंबर्स थे। अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हुआ करते थे और इनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड्स थे। सम पटीदार्स वेंचर्ड इनटू इंडस्ट्री इन द 1970s 80s। फिर ये जो पटीदार्स थे ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए और कुछ ही टाइम में इन्होंने अपना क्लाउट बहुत अच्छा बना लिया, पॉलिटिकल क्लाउट हो गया, इनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ गई। फिर पटीदार्स ने कुछ टाइम बाद इन्होंने इमिग्रेंट शुरू कर दिया और ये यूके, यूएस, अफ्रीका में जाने लग गए। तो पटीदार्स आर एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट लगभग जो 6.5 करोड़ गुजरात की पॉपुलेशन, उसमें जो 1.5 करोड़ है वो पटीदार्स हैं। तो इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जो पटीदार्स और पटेल्स हैं वो क्लेम करते हैं कि वो लॉर्ड राम के डिसेंडेंट्स हैं और इनकी ये जो दो सब ग्रुप्स हैं, एक लोहिवास एक कड़वास। तो ये जो इसमें से जो लेवर्स एंड कड़वास क्लेम टू हैव डिसेंडेंट फ्रॉम राम्स ट्विन सन्स लव एंड कुश। तो इनका ये मानना है जो ये डिसेंडेंसी है क्लेम करते हैं लव और कुश के साथ। जो लेवर्स हैं वो वर्शिप करते हैं खोडल माँ एज द क्लेन डेटी और जो कड़वास है वो वर्शिप करते हैं उमिया माता। शायद मैं इन कम्युनिटी के नाम अगर सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो आप चेक कर लेना, मुझे इतना पता नहीं है इसका। आगे चलते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री लेसन्स फॉर तालिबान, तो ये आर्टिकल हम देखेंगे। अब एज द वर्ड ऑब्जर्व सितंबर 15 इज वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। तो सितंबर 15 को वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंडिया ने राइटली एडवोकेट किया जो तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई इंटरिम गवर्नमेंट वो इंक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, क्योंकि जो भी तालिबान की गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ 33 में से सिर्फ 3 ऐसे हैं जो कि नॉन पश्तून से आ रहे हैं और विमेन तो कोई मिनिस्टर है ही नहीं। तो दिल्ली ने अपना जेन्यून कंसर्न्स बताए हैं कि क्या वो एक्सपेक्टेशन थी और तालिबान क्या कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट एज नो वन नोज व्हाट पॉलिसी अफगानिस्तान न्यू तालिबान गवर्नमेंट विल अडॉप्ट। अभी किसी को नहीं पता है कि अफगानिस्तान अपनी क्या पॉलिसी लेकर आने वाला है। तो गिवन द तालिबान ऑब्सक्यूरेंटिस्ट एंड एक्सक्लूसिविस्ट बैकग्राउंड इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दैट दे विल अडॉप्ट एन इंक्लूसिविस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर जैसे तालिबान करता है, कैसे एक्सक्लूसिव बैकग्राउंड है कि शरिया लॉ लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इंक्लूसिव अप्रोच रखेंगे, वो सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ऐसी उनसे उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती है। तो ऑथर ने इन सब का सल्यूशन दिया कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, ये जो जिहादी माइंडसेट है तालिबान का, उसका एक ही एंटीडोट है, वो है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। तो हम देखते हैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के ऑथर ने क्या बात की है। तो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी अफगानिस्तान के एंशिएंट ट्रेडिशन का बहुत पहले से पार्ट रहा है। जो अफगानिस्तान है वो गंधारास का लैंड हुआ करता था। तो गंधारास के हमें बहुत जगह रेफरेंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि ऋग्वेदा में। तो रेफरेंसेस टू गंधारास और ऑल्सो फाउंड इन अदर लिटरेरी वर्क जैसे कि अथर्ववेद में।
जब इस्लाम का एडवेंट हुआ भी नहीं था, उससे पहले जो सदर्न अफगानिस्तान था वहाँ पर जोरास्ट्रियन रहते थे। जोरास्ट्रियन ओरिजिनेट हुआ था लगभग 1800 से लेकर 800 बीसी के बीच में। तो जोरास्टर लिव्ड एंड डाइड इन अफगानिस्तान बाल्क प्रोविंस। तो जो जोरास्टर थे तो उनकी मृत्यु अफगानिस्तान के बाल्क प्रोविंस में ही हुई थी। इसके अलावा बामिया बुद्धा के स्टैचू तो मिल ही जाते हैं जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय करवा दिए थे जब इससे पहले वो पावर में थे। बुद्धिज़्म भी यहाँ पर काफ़ी फ्लरिश हुआ है और इस्लाम से पहले फ्लरिश हुआ है। तो अगर देखो तो 1890 में जो नूरिस्तान रीजन है वहाँ उसको काफिरिस्तान बोला जाता था। तो उसे काफिरिस्तान बोला जाता था, इसका मतलब ये था कि वहाँ के लोग इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। तो हमें ये पता चल रहा है जो अफगानिस्तान की हिस्ट्री वो कितनी ज़्यादा रिच है और कितनी ज़्यादा प्लूरल थी। वो हर रिलीजन को सपोर्ट करते थे। तो द लैंड ऑफ द इन्फिडल्स एज पीपल दे आर प्रैक्टिस एनिमिज्म और एंशियंट हिंदुज़म, इसलिए वो उस एरिया को काफिरिस्तान बोलते थे। तो अफगानिस्तान को वापस अपने रूट्स में जाने की ज़रूरत है, अपनी प्लूरलिस्टिक एंशियंट हिस्ट्री को पहचानने की ज़रूरत है। और अभी जो तालिबान जिहादी माइंडसेट लेकर आया है, अपनी स्पिरिचुअल मोनोपोलिस्ट अप्रोच की सबको शरिया लॉ मानना है, तो उसको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी होती हैज़ द स्ट्रेंथ टू सर्व एज द फाउंटेन हेड ऑफ द रिवाइवल, कि ये रिवाइवल का एक फाउंटेन हेड बन सकती है। अगर स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं होगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी ही। आप जेंडर जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा सकते हो, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकते हो जब तक आप फ्रीडम ऑफ बिलीफ नहीं दोगे। इंसान को जिसमें भरोसा करने का मन है, अगर आप उसमें भरोसा करने की उसको आज़ादी नहीं दोगे तब तक आप किसी भी तरीके की जस्टिस उसे प्रोवाइड नहीं करा सकते हो। जो ग्लोबल लीडरशिप है उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर हमें SDG अचीव करने हैं तो हमें अकोमोडेशन की फंडामेंटल स्पिरिट से जाना ही पड़ेगा। अकोमोडेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, द न्यू रूलर्स इन अफगानिस्तान मस्ट बी मेड टू रियलाइज द कंट्रीज जेन नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट जनरेशन, इससे पहले जब तालिबान ने रूल किया था वो लगभग 1996 में रूल किया था, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको चाहिए फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो ऐसे दब के नहीं रह सकती है। तो देयर आर स्कोर्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू सजेस्ट दैट अ रीजनेबल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर कोई रीजनेबल कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो वो तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप शरिया माइंडसेट अपना दिखाओगे, एकदम शरिया लॉ लगा दोगे, लोगों के सारे राइट्स छीन लोगे, तो ये लोग अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, लोग आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देंगे। तो द न्यू रूलर्स इन काबुल मस्ट बी कंपेल्ड टू अप्रिशिएट दैट ओनली एडहेरेंस टू अ ट्रू स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन, कि अगर वो अकोमोडेशन रखेंगे सारी कम्युनिटीज़ का, सारे व्यूज़ का, सारे रिलीजन्स का, तभी उनको ग्लोबल लेजिटिमेसी मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती है। So the global community would do well to first realize and then impress upon the new Afghan leadership that in the name of accommodation, one can't accommodate doctrines that have thrived in the first place on intolerance. No aspirational community can accept straight jacketing in matters of belief system. अगर किसी को बोल दो नहीं आपको यही belief system मानना है, तो ऐसे ही फिर कोई भी aspirational community उसको accept नहीं करेगी। और ह्यूमैनिटी ने इससे पहले बहुत हैवी प्राइस पे किया है जब जब मोनोपोलिस्टिक अप्रोचेस की बात आई है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला ये काफ़ी बेवकूफ़ों वाली बात है जो तालिबान किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरे रिलीजन को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता, वो ये उम्मीद कर रहा है कि बाकी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज कर ले। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर GST में बात की गई ऑथर ने कि GST में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। द कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर मैनी। सबसे पहले ऑथर ने बोला जो GST को सेटबैक है उसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि लैक ऑफ रेवेन्यू। जो GST है उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ ही नहीं। अब ये चार्ट स्टोरी बताता है कि 2016-17 में जो वेरियस टैक्सेस थे उसमें लगभग GST के जो यील्डेड रेवेन्यूज़ थे वो 9.7 लाख करोड़ थे। उसके बाद GST ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर कलेक्शंस 11.8 लाख करोड़ हो गए, लेकिन 2019-20 से वापस से कलेक्शंस कम होने लगे और 2020-21 में तो काफ़ी कम हो गए। वो पैंडेमिक की वजह से कम हो गए क्योंकि इतनी ज़्यादा इकॉनमी ग्रो हो ही नहीं। अब ऑथर ने बोला तो यहाँ पर GST एज सच GST टैक्स बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि यहाँ पर रेवेन्यू उतना कलेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो एज अ रिजल्ट देयर हैव नॉट बीन इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई। जब रेवेन्यू ही कलेक्ट नहीं हो पा रहा तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि स्टेट और सेंटर की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। मोर ओवर ये जो फ्यूचर कलेक्शन है ये भी अनसर्टेन है, उसकी वजह से गैप हो गया। यहाँ पर जो स्टेट है वो कॉम्पनसेशन डिमांड करता है, लेकिन सेंटर जो है उसके पास इतना पैसा ही कलेक्ट नहीं हो रहा है कि वो कॉम्पनसेशन दे सके स्टेट्स को। तो ऑथर ने बोला यहाँ पे बार्गेनिंग की ज़रूरत है। कैसे, अगर हम आगे देखते हैं। मोर ओवर जैसे कि RBI ने पॉइंट आउट किया जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो लगभग 3 परसेंट पॉइंट से घटा है, क्योंकि 2019 में इंड्यूस लॉकडाउन की वजह से, कोविड इंड्यूस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेकलेस टैक्स कटिंग की गई, जिसकी वजह से यहाँ पे भी रेवेन्यू कम हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो स्टेट और सेंटर उनके पास रेवेन्यू की कमी हो गई, जिसके कारण हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अब जो GST है वो ऐसा GST सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आ गई और पॉलिसी एक्शंस की वजह से यहाँ पर दिक्कत है। तो ऑथर ने बोला प्रॉब्लम टैक्स के साथ नहीं, प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ जो आ गई और जो पॉलिसी एक्शंस की वजह से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला यहाँ पे 3 चेंजेस करने की ज़रूरत है। पहला रीकास्टिंग कॉम्पनसेशन है, जो कॉम्पनसेशन स्कीम है जिसमें जो सेंटर है वो बाइंड है कि वो स्टेट को कॉम्पनसेशन देगा। और दूसरी बात
रेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तीसरी इंप्रूविंग गवर्नेंस, तो ऑथर ने बोला है पर जीएसटी को लेकर 3 रिफॉर्म्स करने की जरूरत है एज पर द ऑथर। पहला रिकास्टिंग कॉम्पनसेशन, दूसरा रेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना और तीसरा गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। जीएसटी में जब 5 ईयर कॉम्पनसेशन की बात की गई थी तब जीएसटी बहुत नया नया था, तो स्टेट्स को भी डर था कहीं ऐसा ना हो उनके टैक्स उनको कम कलेक्शन हो, उनके पास रेवेन्यू कम आ जाए। तो यहाँ पर स्टेट्स को चाहिए था कि उनको एक तरीके का ये बोल दिया जाए कि अगर आपको टैक्स कम मिलेगा तो जो सेंटर है वो आपको कॉम्पनसेट कर देगा। तो 5 ईयर्स ऑन दिस लॉजिक इज लेस कंपेलिंग, लेकिन ऑथर ने बोला अब ये लॉजिक बहुत कम कंपेलिंग है क्योंकि जो जीएसटी है वो आपको इन्फेंट नहीं रह गया। अब सबको पता है जीएसटी कैसे काम करता है, आने वाले समय में जो जीएसटी कलेक्शन होगा वो बढ़ेगा ही, तो स्टेट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है और ये कॉम्पनसेशन सिस्टम अब ऑल टुगेदर हटा देना चाहिए। अब एट द सेम टाइम द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू शॉक। अब पिछले जब से पैंडेमिक आया तब से हमें ये पता चल गया जो स्टेट्स हैं वो शॉक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। जब कोविड अराइव हुआ तो स्टेट के रेवेन्यू पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए और यहाँ पर स्टेट को हेल्थ पे खर्च करना पड़ रहा था, जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर स्टेट के पास इतने पैसे थे ही नहीं, इतना रेवेन्यू इतने रिसोर्स थे ही नहीं कि वो हेल्थ में खर्च कर सकें। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला एक रेवेन्यू बफर बनाने की ज़रूरत है। अब ये रेवेन्यू बफर कैसे होगा, उसमें पैसे कहाँ से आएंगे हम देखते हैं। और मोस्ट ऑब्वियस जो सोर्स ऑफ फंडिंग का होगा रेवेन्यू बफर का वो जीएसटी होगा, विच अकाउंट्स फॉर ओवर 40% ऑफ द स्टेट्स ओन रेवेन्यूज। तो स्टेट के जो भी रेवेन्यूज होते हैं उसमें से जो 40% रेवेन्यू होता है वो जीएसटी के पास से ही आता है। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला एक बार्गेनिंग हो सकती है, जैसे कि स्टेट अपनी कॉम्पनसेशन की डिमांड को ख़त्म कर दें और जो सेंटर है वो एक न्यू काउंटर साइक्लिक बफर की ज़रूरत है। यहाँ पर पुट अनदर वे जो कॉम्पनसेशन गारंटी की बात की गई उसको रेवेन्यू इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि गुड इकोनॉमिक टाइम्स में जीएसटी रेवेन्यूज अब ज़्यादा कलेक्ट होंगे तो आप क्या करो इस रेवेन्यू इंश्योरेंस में उस पैसे को डालते जाओ ताकि कभी ऐसे पैंडेमिक जैसा चीज़ आए या तो इकोनॉमिक डाउनटर्न आए तो यहाँ पर आप जो स्टेट्स है वो इन पैसों को यूज़ कर सके। अब स्टेट्स कैसे पैसों को यूज़ कर सके, फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने बोला एक एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी भी स्टेट की जो ग्रोथ है वो 3% से कम होती है तो आप उनको इसमें से 1% जो पैसा है रेवेन्यू इंश्योरेंस से निकाल के वो स्टेट को दे दो ताकि वो उससे डील कर सके जो भी उसके यहाँ इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है। तो बट जस्ट टू गिव वन एग्जांपल, स्टेट्स कुड बी प्रॉमिस ट्रांसफर्स इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ जीएसडीपी फॉर एवरी 3%। अगर 3% आपकी जीएसडीपी में शॉर्टफॉल हो रहा है तो आप 1% इस रेवेन्यू इंश्योरेंस का यूज़ कर लो। द शिफ्ट टू रेवेन्यू इंश्योरेंस इन टर्न शुड अलाउ द कॉम्पनसेशन सेस्ट टू बी अबॉलिश। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला उसके लिए आप कॉम्पनसेशन सेस्ट को अबॉलिश कर दो, जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है वो सब खत्म कर दो। और दूसरी बात ये जो जीएसटी स्ट्रक्चर है उसे सिंप्लीफाइड और रैशनलाइज बनाने की जरूरत है और ये बात 15th फाइनेंस कमीशन ने भी बोली है। इसके अलावा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रिपोर्ट ने भी ये बात बोली है कि आपको जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस हैं। इसके लिए गुड और सिंपल टैक्स लाने की ज़रूरत है। एक स्ट्रक्चर बना दो कि लो 8% और मैक्सिमम 10%। एक स्टैंडर्ड रेट बना दो 16 से 18% फॉर द डीमेरिट गुड्स। और जो डीमेरिट में भी आपने अलग अलग तरीके की चीज़ें बना रखी वो सब खत्म कर दो। फॉर एग्जांपल टैक्सेस सेसेस आप लगाते हो लेंथ ऑफ द सिगरेट्स, तो ऑथर ने बोला है बिल्कुल एब्सर्डिटी, क्या लेंथ ऑफ द सिगरेट्स के अकॉर्डिंग आप अलग अलग टैक्स लगा रहे हो, तो ये सब बंद करो। तीसरा ये जो जीएसटी काउंसिल का काम है वो आप कंसेंसस के थ्रू कराओ, तो कंसेंसस के थ्रू ही सारे डिसीजंस होने चाहिए। तो अरुण जेटली के स्टेवर्डशिप में जो भी जीएसटी डिसीजंस लिए जाते थे वो कंसेंसस के थ्रू ही लिए जाते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से कंसेंसस के थ्रू डिसीजन नहीं लिए जा रहे। तो ऑथर ने बोला वापस से कंसेंसस वाला मैकेनिज्म वापस लेकर आओ। द स्पिरिट ऑफ दिस आइडिया कुड बी ट्रांसलेटेड टू द जीएसटी काउंसिल। फॉर एग्जाम्पल जो डिस्कशंस हो काउंसिल में उनको चेयर करे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर और उनको जो एड किया उनकी जो सपोर्ट करे वो फाइनेंस मिनिस्टर हों, लेकिन वो किसी अपोजिशन स्टेट से हों, फॉर एग्जांपल राजस्थान के स्टेट से हों, और फिर पीरियडिकली उनको रोटेट कराओ। इन सम आफ्टर 1.5 years ऑफ डिस्प्यूट एंड विद द इकोनॉमी शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी, तो यहाँ पर जीएसटी फाइनली हम जीएसटी को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन को वापस से रिकास्ट करने की बात की गई है, जो स्ट्रक्चर्स उनको सिंप्लीफाई करने की बात की गई, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करो। तीसरे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर उसे रिफॉर्म करने की बात की गई है। तो यहाँ से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर भी कर सकते हैं। तो बाई रिहेबिलिटेटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फाइनेस्ट अचीवमेंट, तो जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही एग्जाम्पल है। तो हम इसे कैसे री इन्फोर्स कर सकते हैं ऑथर ने ये बताया है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई फॉर द ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ सकें। अब इस स्कीम की वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा लगभग 42,500 करोड़ का और लगभग 7.6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। अब इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया की बढ़ेगी। जो इंडिया का शेयर है अभी ग्लोबल ऑटोमोटिव सेक्टर में वो सिर्फ 2% है, तो इससे बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट है वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो लगभग $17 बिलियन का इंपोर्ट्स होता है। तो इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बाद ये इंपोर्ट्स भी हमारे थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए
जो कंपनीज़ हैं उनके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, जैसे कि उनको इन्वेस्टमेंट कम से कम 2000 करोड़ का करना पड़ेगा 5 सालों में, और जो 2-3 व्हीलर्स की फर्म्स है उनको लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो कंपोनेंट सेगमेंट है उनको 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5 सालों में, और 500 करोड़ फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स, तभी उनको इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिल पाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स उनको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग, इसके अलावा जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही है, जैसे कि 18,000 करोड़ की PLI स्कीम चलती है फॉर द केमिस्ट्री सेल्स, तो वो मिलता रहेगा। इसके अलावा जो फेम स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिलता है वो भी मिलता रहेगा, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो नई आई है उसके थ्रू भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर 3 स्कीम्स हो गई जिनके थ्रू बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को लगभग 13% से 16% का इंसेंटिव मिलेगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका कितना टर्नओवर, अगर 2000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 13% का इंसेंटिव मिलेगा, अगर 4000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 16% का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, अगर उनका 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है 5 सालों में, तो उनको और 2% ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो ऑटो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स विल गेट इंसेंटिव। इसके अलावा जो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी जो इंसेंटिव रेंज है वो वेरी करेगी 8 से 11%, डिपेंडिंग कि वो कितना ज़्यादा उनका टर्नओवर बढ़ता है। अगर 250 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 8%, अगर 750 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 11%। इसके अलावा और भी ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बैटरी व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंपोनेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो 5% का और ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।